मैथ्स नंबर सिस्टम पार्ट 26 क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 रुपये में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। गाय के क्रय मूल्य के बारे में मैं नहीं जानता कितने की है, और ना ही मैं बकरी के क्रय मूल्य के बारे में जानता। तो मैंने मान लिया एक गाय X रुपये की है और एक बकरी Y रुपये की है। तो अगर गाय 3 हैं और 8 बकरियां हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x तो तुम्हारी गाय के रेट हो गए, तीन गाय के पैसे हो गए, और 8 बकरियां हैं प्लस 8y जो है तुम्हारी बकरियों के पैसे हो गए। तो टोटल जो ये पैसे जो लगे हैं खरीदने में, ये लगे हैं बेटे 47,200 रुपये। ठीक है। अब क्या कहता है, यदि उसने 8 गाय खरीदी होती तो 8 गाय मतलब 8x हो जाएगा यहाँ पे, और 3 बकरियां खरीदी होती तो 3y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटे। तो इनकी जो पूरी कीमत है वो कह रहा है कि 53,000 रुपये उसे और देने होते। और देने का मतलब ये तो देने ही देना है, ये भी देना है, तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इसमें कितने रुपये हो जाएंगे, 0 0 2 और 3 10 का 0 कैरी 1 और 5 5 10, तो ये हो जाएगा बेटे 1,02,000 रुपये। ठीक है। 8 गाय और 3 बकरियां अगर खरीदता है तो 1,02,000 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, दो इक्वेशन हमारी बन गई है, इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब तो बिल्कुल वेरी इजी हो गया होगा आपके लिए। ठीक है। आपको यहाँ पे y की वैल्यू इक्वल कर लो चाहे x की वैल्यू इक्वल कर लो। चलो y की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं। तो 8 3 24, 3 की गुणा कर देंगे सब में पहली इक्वेशन की, और यहाँ पे 24 बनाने के लिए 8 की गुणा कर देंगे पूरे में। ठीक है। यहाँ से y वाली वैल्यू कट जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप लोग इसको सॉल्व करके और मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये आप लोगों के लिए मैंने जो है इसका आंसर मैंने छोड़ दिया है कि आप लोग बताइए कि इसमें गाय की जो एक गाय का जो क्रय मूल्य है, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो गाय की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो एक गाय का क्रय मूल्य का आंसर मुझे आप लोग बताइएगा और कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है, उन तीनों का औसत 56 हो तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो एक बात बताओ, पहली संख्या मान लो कि एक संख्या a है, एक संख्या b है और एक संख्या c है। तो कह रहा है कि 3 संख्याओं में जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या x है। क्या है, पहली संख्या x है। तो कह रहा है दूसरे की दुगनी है, तो इसका मतलब दूसरी इसकी आधी होगी, तो x/2 हो जाएगा। और तीसरी की क्या कह रहा है, वो तीसरी की आधी है, तो इसका मतलब जो c है उससे आधी है a, तो इसका मतलब c क्या होना चाहिए यहाँ पे, c यहाँ पे बेटे 2x होना चाहिए। ठीक है। तो तभी तो a इसकी आधी होगी 2x की। तो अब कह रहा है कि इन तीनों का औसत 56 हो, तो तीनों का औसत निकालने के लिए तीनों का सम करना पड़ेगा मुझे, x प्लस x/2 प्लस 2x। तो औसत मतलब 3 संख्याएं हैं तो बटे 3 आ जाएगा औसत निकालने के लिए। औसत दिया कितना है औसत इसका, 56 के बराबर। तो यहाँ से देखो x प्लस x/2 प्लस 2x का जब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ अपॉन वाले 2 को, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटे 2x प्लस के x और प्लस के 2 2 जा 4x बराबर, ये 3 जो है 56 से गुणा में चली जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 18 कैरी 1 5 या 15 और 1 16, 168 आ जाएगा। यहाँ से देखो बेटे अपॉन में जो एलसीएम वाला 2 है ये तो अपॉन में रहेगा, तो 4 2 6 और 1 7x इक्वल टू 2 की गुणा में भेज देते हैं इधर क्रॉस में, तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13 का 3 कैरी 1 और 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, 336 आ गया, 7 से काट देते हैं, तो 7 चौक 28, फिर 7 7 जा 7 8 56 बचेगा। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटे, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है बेटे 48। तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x की जगह पे 48, अब b की वैल्यू क्या है 48/2 आधा, तो 48 का आधा 24 होता है, और यहाँ दुगना है 48 का, x का दुगना है 2x, तो 48 दूनी क्या होते हैं 96। तो 48 24 और 96 देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन में जब कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यदि तीनों से डिवाइड करा जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो, तो ऐसे में अगर तीनों से डिवाइड करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
हम उसका एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल में इन तीनों नंबर के मल्टीपल में जो सबसे पहले आए और वो तीनों का कॉमन हो, ठीक है। तो एलसीएम निकालना पड़ता है, तो वो सबसे छोटी संख्या आपकी निकल जाएगी। सबसे छोटी संख्या मतलब जो मल्टीपल में सबसे पहले आए। तो देखो आपकी तीन वैल्यूज दी हुई हैं, एक क्या है 25, एक है आपका 25, एक है बेटे 40 और एक आपका क्या है 60। अगर मैं इसका एलसीएम लेके आपको दिखाऊं तो देखो 2 से पहले मैं लेता हूँ तो 25 तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। 25 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 20 टाइम में 2, ये हो जाएगा 30 टाइम में। फिर 2 से लेते हैं तो 25 एज इट इज रहेगा, फिर ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा बेटे हाँ ये 10 हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2 और 0 का 0 और ये 15 टाइम में 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लेते हैं 25 एज इट इज, फिर 2 5 जा 10 और 15 ऐसे रहेगा। फिर 3 से ले लेते हैं तो 3 के लिए 25 भी एज इट इज रहेगा, 5 भी एज इट इज रहेगा और 3 5 जा 15, 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका बच्चा कितना 25, 5 और 5। तो आपको पता होगा यहाँ पे 3 से तो कोई कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5 1 है, 5 एकम 5, फिर 5 से काटो 1 1 1। तो देखो आपका इसका एलसीएम क्या आया, देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 2 जा 300 और 300 2 जा 600। तो आपका जो एलसीएम आया है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आया है वो आया है बेटे 600। बट वो क्वेश्चन में पूछ के रहा है, कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन तीनों से अगर विभाजित किया जाए। तो इन तीनों का तो एलसीएम मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है कि जो शेषफल हर बार 7 आता हो। तो शेषफल कब 7 आएगा हर बार, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटे 607, ठीक है। तो 607 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। शेषफल हर बार 7 कब आएगा, जब उसमें 7 जुड़ जाएगा। तो तीनों से डिवाइड कर दोगे तो वो 7 बच ही जाएगा शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो। देखो इसमें क्या करें, 10 तक और 10 सहित, तो जितने भी धन पूर्णांक हैं तो वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं धन पूर्णांक जो है, ठीक है। तो 1 इसमें आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक कह रहा था ना, और 10 सहित, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी, मैंने अभी आपको बताया था। जब कभी भी सबसे छोटी संख्या पूछता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तो समझ जाओ कि आपको उसका एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अगर सबसे बड़ी की बात करता है तो इसका मतलब उसका वो फैक्टर पूछ रहा है तो वो HCF हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो एक बार बताओ, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको, इन वैल्यूज का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वैल्यूज की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसके एलसीएम में काउंट होता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है सबसे बड़ी पावर 2 की जो है 8 ही है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे और कोई नंबर है नहीं जो 2 की पावर सबसे बड़ी हो, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 में तो एक ही 2 है। तो आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं 1 तो 1 ही रहेगा, इसको तो छोड़ दो। अब बात करते हैं 3 की। तो यहाँ पे एक 3 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है बेटे। आपका अब बताओ, अब आपका 4 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक 4 है। मान लो अगर 4 दूनी 8 भी मानता हूँ तो 4 हमारा एक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, हाँ वैसे 4 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 कर लिया था मैंने, यहाँ पे 2 इंटू 2 कर लिया था, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लिया था। तो यहाँ 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना 4 गलत है। यहाँ पे आपका 3 और 2 की पावर आ गई। अब यहाँ पे आपका आएगा बेटे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, यहाँ से भी एक 5 है, यहाँ से भी एक 5 है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 4 नहीं लेंगे, ठीक है। 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 इंटू 2 हो चुका है। तो 5 आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद आपका देखो बेटे एक 7 आ जाएगा, 7 का कोई मतलब नहीं है बीच में, ठीक है ना।
तो आपकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपका मेरे हिसाब से कोई वैल्यू बची नहीं है जो आपकी इसमें लिखनी है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो आप देखो, अब वैल्यूज़ को इसके चेक करो। इसमें देखो 2 की क्यू कितना हो गया 8, 8 पंजे 40 डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे फिर डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो 2 की क्यू 8, 8 पंजे 40 डायरेक्ट 40 हो गया, लास्ट में 0 आ गया, ठीक है। फिर और देखो 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 7, तो 9 सत्ते कितने होते हैं 63, ठीक है। तो यहाँ 0 होने से मल्टीप्लाई ईजी हो जाएगा। तो 4 3 12 का 2 कैरी 1 और 6 चौक 24 और 1 25। तो आपका जो आंसर आ गया बेटा वो हो जाएगा 25 20। तो 25 20 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 3 छात्र ए बी तथा सी क्रिकेट खेलते हैं, उसमें ए तथा बी, ये आ गया है गलती से, ये ए है। ए तथा बी द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 3:2 के अनुपात में है और उसी में बी तथा सी के रनों का अनुपात भी वही है। तो उन तीनों की कुल रन संख्या 342 है, तो बी द्वारा बनाए गए रन कितने? एक बात बताओ, 3 हैं ए बी और सी, तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर इसमें ए और बी दोनों मिलके अगर 3:2 के अनुपात में रन बना रहे हैं और वो कह रहा है कि बी अनुपात सी भी 3:2 के अनुपात में रन बना रहे हैं, ठीक है, दोनों का बी अनुपात सी का भी उतना ही अनुपात है और तीनों की कुल रन संख्या 342 है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं बेटा कि चेक कर लेते हैं क्या बी की वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 3, तो अलग अलग है। हमको बी की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों नंबर्स में, जिससे कि 3 2 6 हो जाए और यहाँ पे 2 से करनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है। और इसकी क्या आ जाएगी 3 2 6 और ये हो जाएगा 2 2 4। तो आपकी ए रेशो बी रेशो सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 9:6 रेशो 4, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि तीनों की कुल रन संख्या, कुल रन की जो संख्या है वो 342 है, तो बी ने कितने बनाए? तो एक बात बताओ, मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता होगा जब बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो बी की वैल्यू सबसे ऊपर रहती है बटे में चारों का सम। तो 9 6 15 और 4 19, ठीक है, 19 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है बेटे। और गुणा कितना आपका है 342। तो एक बात बताओ, 19 से काट देते हैं, 19 से कम 19, 19 से कम 19, कितना बचा 15, ठीक है। तो 19 1 20 30 34, हाँ 15 बचा, 152 हो जाएगा। तो 19 8 152। तो 18 छिका कितना होता है बेटा? 18 5 90, 18 छिका 108। तो बी को जो रन बनाए थे उसने बनाए थे 108 रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? एक बात बताओ, 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, ऐसे में औसत को मैं एकदम वो संख्याओं का सम मान लेता हूँ। तो अगर कोई 7 संख्या है, अगर उसका औसत 8 है, तो अगर मैं उस औसत से उसकी गुणा कर दूँ तो उस संख्याओं का सम आ जाएगा। तो 7 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 8 7 56। तो उन संख्याओं का, उन 7 संख्याओं का जो सम होगा वो हो जाएगा 56। करें यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, तो पहले संख्या कितनी थी 7 और अब कितनी हो जाएगी संख्याएं 8। तो क्या कह रहा है कि औसत 9 हो जा रहा है। पहले औसत कितना था 8, अब औसत हो गया बेटे 9। कितना हो गया 9। तो 9 8 कितना होता है 72। तो कह रहा है कि तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो 72 में से अगर मैं 56 को माइनस कर दूं तो जोड़ी गई संख्या निकल जाएगी। तो 12 में 6 गया 6 और 6 में 5 गया 1, तो जोड़ी गई संख्या 16 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहा 3 संख्याएं 1 2 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं, तो अनुसार वह संख्या कौन सी है? ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस इजी हैं, अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटे। तो कह रहा 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में, मैंने मान लिया एक संख्या ए है, एक बी है और एक सी है। तो वो 1:2:3 के अनुपात में है, ये 3 है, ठीक है।
तो कह रहा है अगर उसमें 5 जोड़ दें तो 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाती है। तो हम पहले ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये 15, 30, 45 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो 15 क्या हो जाएगा 20, और इसका क्या हो जाएगा 35, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 50। तो क्या अगर मान लो 15, 30, 45 है तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 1, 2, 3 के अनुपात में तो ये हो जाएंगी। बट अगर मैंने ये जो 5 जोड़ दिए हैं तो क्या किसी के टेबल में 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में जा रहा है? तो 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 10 3 30 होना चाहिए था यहाँ पे। तो 2, 3, 4 के अनुपात में हो नहीं पाने का, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरे में क्या कहता है, तो 1, 2, 3 का 1, 2, 3 ही तो हो नहीं सकता, जब 5 जोड़ जाएंगे तो कोई डिफरेंस ही आना चाहिए, तो गलत है ये भी। नेक्स्ट देखो बेटा, एक इसमें क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 के अनुपात में है, अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो 2, 3, 4 के अनुपात में हो जाएंगे। तो देखो मान लो कि वो संख्या तुम्हारी क्या थी, वो थी आपकी 5, 10, 15 थी, कितनी? तो मान लो 5, 10, 15 थी, 5, 10 और 15, थर्ड सी वाले को चेक करते हैं। तो अगर इसमें 5 जोड़ दूँ तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा बेटे 20। तो देखो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, तो देखो 2, 3, 4 के अनुपात में आगे नहीं आ गया। तो इसका मतलब आपको वे संख्या कौन सी है, आपकी 5, 10, 15 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि मोहन को प्रत्येक सही जोड़ के लिए 3 अंक मिलते हैं। इसको मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले पार्ट में भी पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पढ़ लीजिए। तो मोहन को प्रत्येक सही जोड़ के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत जोड़ के लिए 2 अंक कट जाते हैं उसके। यदि कुल 30 जोड़ के प्रश्न हल करके अगर 40 अंक प्राप्त करता है तो उसके सही जोड़ों की संख्या कितनी है जो सही उसने हल किया है। एक बात बताओ, अगर उसको 3 अंक सही जोड़ के लिए मिल रहा है और 30 वो प्रश्न को हल करता है, तो टोटल नंबर के क्वेश्चन कितने हैं? तो 30 की मैं 3 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा 30 इंटू 3, ये हो जाएगा बेटे 90। तो आपका 90 नंबर के जो है वो क्वेश्चन को जो है उसको पूरे 90 नंबर के उसके क्वेश्चन थे, और 90 में से नंबर कितने रहता है 40। तो 40 अगर वो नंबर ला रहा है तो उसका नंबर कट कितने रहे हैं? तो 90 में से 40 गए 50, 50 नंबर उसके कट रहे हैं। और एक गलत क्वेश्चन पे कितने नंबर कट रहे हैं? देखो उसको 2 अंक घटा दिए जा रहे हैं। तो अगर उसने एक क्वेश्चन गलत किया तो 3 नंबर जो उसको मिलने थे वो गए, ठीक है बेटे, और 2 अंक उसके घट भी गए। तो एक क्वेश्चन पे उसके 5 अंक का नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ 5 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 50 जो है उसके गलत थे भाई, 90 के टोटल नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है, और 40 नंबर वो लाया है तो 50 उसके कटे हैं। तो एक नंबर अगर क्वेश्चन को छोड़ता है या गलत करता, एक क्वेश्चन अगर वो गलत करता है तो 5 नंबर कटते हैं। तो 50 नंबर उसके गलत हुए हैं, तो 5 दहाँ पे 50, तो 10 क्वेश्चन उसके इसका मतलब क्या हुए हैं? गलत हुए हैं। तो कह रहा है कि सही जोड़े कितने, हलों की जोड़ों की संख्या कितनी है। एक बार बताओ, अगर उसके 10 गलत हो गए, उसके 10 गलत हो गए ना, 50 उसने 50 नंबर कटे हैं तो 10 गलत हो गए। अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गए और टोटल क्वेश्चन कितने थे उसके 30, तो 30 में 10 गए तो कितने बचे 20। इसका मतलब उसके जो सही क्वेश्चन थे वो 20 थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि यदि संख्या p q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है तो p और q का गुणनफल क्या होगा। एक बात बताओ, मान लो एक संख्या p है, एक संख्या क्या है p है, तो p मैंने लिख लिया। तो कह रहा है कि p जो है वो q से 5 अधिक है। p जो है वो q से 5 अधिक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा q प्लस 5, q प्लस 5। तो आपका हो जाएगा p इक्वल टू q प्लस 5, ठीक है। तो p जो है q से 5 अधिक है, तो q में जोड़ूंगा तभी तो दोनों बराबर होंगी। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, इस q को मैं इस तरफ ले लूँगा, तो p माइनस q बराबर 5, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारी, ठीक है। अब क्या कहता है कि p तथा q के वर्गों का योग 50 है, वो 55 है, तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर दोनों का वर्गों का योग कितना है बेटे 55 है, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई सेकंड मान लो। और कह रहा है p और q का गुणनफल क्या होगा, तो p और q का गुणनफल वो पूछ रहा है। एक बात बताओ, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, p माइनस q का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये होता है बेटे p का स्क्वायर
प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस के 2p क्यू। ठीक है, तो यहाँ से p माइनस क्यू की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर है, p माइनस क्यू का स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बराबर दोनों का स्क्वायर जो है ये आपको दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है 55 माइनस 2 इंटू पी क्यू। तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो माइनस का 2 पी क्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर ये 25 इधर आ जाएगा तो 55 से 25 गया कितना बचेगा 30। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 15 बार में चला जाएगा। तो पी क्यू का गुणनफल कितना आ जाएगा बेटे आपका 15 आ जाएगा। तो पी और क्यू का गुणनफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। एक बात बताओ, दो अंकों की कोई भी संख्या ले लो, मैंने मान लिया मैंने 61 ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी संख्या लेने के लिए कह रहा है दो अंकों की, और उनके अंकों को आपस में बदलकर, मान लो अगर इसके मैं अंकों को चेंज कर दूं और उनका अंतर करना है मुझे, तो माइनस करना है। संख्या 61 का क्या हो जाएगा 16। तो अगर 61 में से मैं 16 घटा दूँ तो 11 में से 6 कितना बचेगा 5, और यहाँ 5 में से कितना बचेगा 45। तो वो सदा किससे विभाज्य हो रहा है? तो देखो एक बार बताओ, 6 के टेबल में तो आता नहीं है, 11 के टेबल में आता नहीं है, 10 के टेबल में आता नहीं, तो 9 से ही होगा ना। ठीक है ना, 9 पंजे 45, तो सदा विभाज्य 45। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने मान लो 53 ले लिया, और बताओ 53 में अगर मैं माइनस करके इसके संख्या को चेंज करके लिख दूँ 35 हो जाएगा। तो ये बताओ 13 में से 5 गया, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ बेटे कितना बचेगा 4 में 3 गया 1। तो देखो 9 के टेबल में आता नहीं आता, 9 दूनी 18। तो इस तरीके से आप कई सारे नंबर लेके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो हमेशा 9 से ही विभाज्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। देखो एक संख्या दी है 323। एक बात बताओ, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वो नंबर प्राइम नंबर्स वो जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो 2 3 5 7 हाँ 11 इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड होते हैं इसके। तो कुछ पूछ रहा है इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने ऐसे नंबर हैं प्राइम नंबर जो जितने मतलब इसके गुणनखंड में। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपको पता है हम इनका फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब भी पता चलेगा। तो क्या आपको पता है कोई ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर जिसके टेबल में कटता हो? तो ये बेटे आपका 17 के टेबल में कटेगा। देखो 17 एकम 17 कितना बचा 17 10 27 और 5 32। ठीक है ना, तो 153 बच गया 153। तो आपको पता होगा कि 17 निम्मा 153 होता है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपका जो है अब आपका 19 के टेबल में ही 19 आता है। तो 17 गुणा 19 जो होगा 17 गुणा 19 आपका आ जाएगा। ठीक है, 323। तो आपका देखो 17 निम्मा 153 का 3 कैरी 5, 17 कम 17 और 5 कितना होता है ये 15 कैरी हो जाएगा ना। 17 निम्मा 153 है ना, 15 कैरी हो जाएगा। तो 17 कम 17 और 15 कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 323। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे सी। ठीक है, दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं इसके 17 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 700 रुपये ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3। तो मान लो कि ए और बी की राशि का अनुपात जो है वो 2:3 है, और कहता है कि इसके बाद कहता है बी और सी का 4:5 है। तो बी और सी का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो कह रहा है ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिले। तो एक बात बताओ, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 3 की 4 से गुणा कर देंगे और 4 वाले में 3 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटे 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ए बी की वैल्यू 8 12 हो गई, और बी सी की ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12 और ये 3 चौक 12। यहाँ पे 12 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई बेटे 8:12:15। तो एक बात बताओ, पूछ कर रहा है ए बी सी के क्रम में सारी वैल्यू पूछ रहा था। एक बात बताओ, 8 में अगर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, ए की वैल्यू बेटे 8 बटे अपॉन में कितना हो जाएगा 15 10 35 तो 37 और 15 10 35 और 10 45। ये हो जाएगा अपॉन में 45 और गुणा कितनी वैल्यू है ये तुम्हारी टोटल 700 है 700। ठीक है, एक बात बताओ आपका कैसे होगा। देखो
9 ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 5 निम 45 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 5 चौक 20 0। तो यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ गई है बेटे। वैल्यूज जो है इसमें तो पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है, इसमें वैल्यू पॉइंट में आ रहे हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसको जो है किसी मतलब दोबारा जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं चेक करके बता दूँगा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि 2:3 और 4:5 से अगर मैं बी की वैल्यू इक्वल करता हूँ तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 5 3 15, तो 12 15 8, तो 15 और 12 कितने होते हैं आपके? 15 12 हो जाएंगे, 15 10 25, 2 27 और 27 और 8 कितने हो गए? 27 और 8 हो गए 35। ये 35 होंगे बेटे, 45 नहीं होंगे। यही गलती हो रही है, मैं कह रहा हूँ कहाँ पे क्या दिक्कत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, ये सही हो जाएगा। देखो तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, यहाँ पे 700 है ना, तो ये 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 8 16, तो 160 तो तुम्हारी एक ही वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पे 160 पहले वाले में तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है बाकी वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा बी के लिए 12 बटे ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 35 गुणा 70 तो 20 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 240 यहाँ से आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। ओके।